बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट। मैं हूं नमरा तारिक। आज की जो बड़ी डेवलपमेंट्स है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन के होने वाले इजलास में शिरकत को अपने बानी यानी कि इमरान खान से मुलाकात से मशरूत कर दिया। पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर, उन्होंने आज जब मीडिया से बात की तो उसमें उनका कहना था कि चूंकि 26वीं आईनी तरमीम पर पार्टी के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है, जिसकी वजह से पार्टी ने पहले भी कमीशन के इजलास में शिरकत नहीं की और कमेटियों का भी बॉयकॉट जो है वो किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। बानी इमरान खान से मुलाकात के बाद ही जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत का हतमी फैसला किया जाएगा और पार्टी इस मामले पर अपना मौक़िफ़ बाज़ाब्ता तौर पर पेश करेगी। तो यहाँ पे इस वक्त मेरा सवाल ये है कि पीटीआई को क्या इस मामले पर इमरान खान से मुलाकात करने में कामयाबी हासिल हो पाएगी या नहीं, क्योंकि ये मामला इतना सिंपल नहीं है। जो जुडिशल कमीशन के इजलासों में पीटीआई की शिरकत पाकिस्तान की अदलिया के लिए एक इंतहाई अहम ये मामला है। चूंकि ये एक जुडिशल मैटर है तो अपोजिशन की अदम मौजूदगी एक जुडिशल क्राइसिस को भी जन्म दे सकती है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुल्क का वो एक अहम आईनी इदारा है जो कि आला अदलिया में जजेस की तकर्रुरी का जिम्मेदार है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट हो गई, उसके अलावा फिर हाई कोर्ट भी आती है, वफाकी शरई अदालत भी शामिल है। तो ऐसे में पहले से ही हमारी जो जुडिशरी है, जो अदलिया है, उसको बहुत से मसाइल का सामना है। तो पाकिस्तान में पहले से ही बहुत से मसाइल का शिकार जुडिशरी क्या इस बात की मुतहम्मिल है कि मजीद इस तरह का कोई उलझाव जो है उसका शिकार हो जाए। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी ने सियासी बसात पर नई हरकत को जरूर जन्म दिया है। महमूद खान अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुरी बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सड़कों से जो है वो पार्लिमानी सियासत में तो वापस लाने की कोशिश के मुतरादिफ हो सकती है। इस पर बहुत से जो मुबसरीन हैं, जो सियासत को समझने वाले शख्सियात हैं, उनके मुताबिक ये तकर्रुरी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान वसी राब्तों और मफाहमत की एक कोशिश भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे फिर एक जो असल मामला है वो ये भी है कि ये इम्तिहान 8 फरवरी का है, जहाँ पे मुजाहिरों और मुल्कगीर एहतजाज की कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दे रखी है। तो उस कॉल के दौरान ये मामलात किस तरफ जाएंगे, यहाँ पर यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी ने कहा कि 8 फरवरी को मुल्कगीर एहतजाज किया जाएगा, मगर इस पर अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी लाए अमल सामने नहीं आया। तो प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें हामिद खान साहब, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 8 फरवरी की जो कॉल दी गई है पाकिस्तान इंसाफ की जानिब से, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाए अमल क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने क्या जा रही है। और फिर दूसरा ये कि जो जुडिशल कमीशन वाला मामला है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर इसको मशरूत किया इमरान खान से मुलाकात का, तो उनको ये कॉन्फिडेंस कहाँ से मिल रहा है या उनको ये उम्मीद कहाँ से मिल रही है जहाँ पे उनको लगता है कि हुकूमत इमरान खान से मुलाकात करवाएगी। और इन तमाम तर मामलात पे बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान साहब मुझे ज्वाइन करें। हामिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे ज्वाइन करने के लिए। मुझे ये बताइएगा कि बैरिस्टर गौहर ने आज कहा कि जुडिशल कमीशन के जो इजलास हैं उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिरकत नहीं होगी, क्योंकि 26th अमेंडमेंट पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिजर्वेशंस हैं और इमरान खान की मुलाकात से उसको मशरूत किया गया कि फाइनल जो डिसीजन होगा वो इमरान खान से मुलाकात के बाद लिया जाएगा। सर, आपको क्या लगता है कि हुकूमत आपकी इन द फर्स्ट प्लेस मुलाकात होने भी देगी इमरान खान से या नहीं? अभी तक तो जैसे मामला चल रहे हैं उससे तो लग रहा है कि ये इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात नहीं होने देंगे। और जो बात पहले खबरों में भी आई है, अखबारों में भी आई है, वो ये है कि वो 8 फरवरी तक इमरान खान साहब से मुलाकात बंद कर रहे हैं, उनके रिश्तेदारों की भी और सियासी जितने पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले साथियों की भी। तो सर, जब मुलाकात बंद है तो फिर फाइनल डिसीजन जब उससे मशरूत कर दिया गया कि वो इमरान खान से मुलाकात के लिए ही होगा। राना सनाउल्लाह साहब को अगर देखा जाए, उन्होंने भी कहा था कि जब तक मुलाकात नहीं होगी, जब तक ये 8 फेब की कॉल दी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। तो सर, जब मुलाकात नहीं हो पाएगी, उसका मतलब है कि जुडिशल कमीशन के होने वाले इजलासों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शिरकत नहीं करेगी, यानी कि जुडिशरी इन द एंड मजीद सफ़र करेगी। सर, क्या जुडिशरी इस बात की मुतहम्मिल है? देखिए, वो पहले ही हमें आउट नंबर करते हैं, हमारे मेंबर्स शामिल हों या ना हों, लेकिन जो फैसला उन्होंने किया होता है इस्टेब्लिशमेंट ने, उसी के मुताबिक चलते हैं। और हमारे मेंबर अगर मौजूद हों भी तो माइनॉरिटी में होते हैं। सर, माइनॉरिटी में होते हैं, लेकिन आपकी एक प्रेजेंस जो होती है वो फिर भी होती है। आपको नहीं लगता कि अगर जुडिशल कमीशन के इजलासों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेजेंस ही नहीं होगी तो वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन कंपैरिजन टू द प्रेजेंस? देखिए, ये कहना मुश्किल है स्टेज पर। बहरहाल ये पार्टी पॉलिसी डिसाइड करे कि क्या उसमें हिस्सा लेना चाहिए कि नहीं। लेकिन अभी तक तो हमारा तजुर्बा ये है कि जो फैसले उनको इस्टेब्लिशमेंट से मिलते हैं, अच्छा, हमारे जजेस भी उसी के मुताबिक वोट डालते हैं और
बाकी तो हैं ही उनके नुमाइंदे, चाहे वो लॉ मिनिस्टर हो, अटॉर्नी जनरल हो या PMLN के नुमाइंदगान हों, तो वो तो उसमें तो वो अपनी मर्ज़ी करते हैं, उसमें किसी किस्म की कोई फेयर या अंडरस्टैंडिंग रखने की कोशिश नहीं करते ताकि जुडिशरी बेहतर इंडिपेंडेंट जज पे मुश्तमिल हो। ये नहीं होने देंगे। सारा ये 26वीं और 27वीं तरमीम लाई इसलिए गई, वो जुडिशरी की जो आज़ादी है उसको पूरी तरह से मसक करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। और अगर कोई जज इंडिपेंडेंट है भी तो उसको या साइड लाइन करेंगे या फिर उसको किसी न किसी से उसको मजबूर करेंगे कि वो रिज़ाइन कर जाए या वो छोड़ दे। तो इसलिए ये सारी चीज़ जो है 26वीं 27वीं तरमीम लाई गई है, उसका मकसद ही ये था कि पाकिस्तान में अदलिया का नामो निशान मिटा देना और अपनी मर्ज़ी के जज लगा के अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले हासिल करना, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है, जो कि जमहूरियत के ऐन ख़िलाफ़ है, आइन की बुनियादी असूलों के ख़िलाफ़ है। ठीक है सर, इस पे आपकी राय मुझे समझ आ गई है। वैसे तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो होता है ये मुल्क का वो एक अहम आईनी इदारा है जो कि आला अदलिया में जजेस की तकर्री का जिम्मेदार है, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो। अभी ये तमाम तर मामलात होने हैं, जजेस की जो उनको परमानेंट करना, उनको मुस्तकिल बुनियादों पर जो है वो ट्रांसफ़र वगैरह होना, ये तमाम तर मामलात अभी होने हैं पाकिस्तान की जुडिशरी में। तो जब आप ये कह रहे हैं कि फैसले पहले से कई और से हुए होते और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या ना हो, उनकी प्रेजेंस मैटर ही नहीं करती, तो सर फिर इस मामले का हल क्या लगता है आपको? देखिए, इसमें तो मामला ये 26वीं 27वीं तरमीम वापस नहीं होती, मुल्क में कोई आइन नहीं है, मुल्क में कोई अदलिया नहीं है। तो इसलिए हमारी जो पार्टी की स्ट्रगल यही है कि ये 26वीं और 27वीं तरमीम जो उस पार्लियामेंट ने पास की, जो कि फॉर्म 47 की पैदावार है, जो लेजिटिमेट पार्लियामेंट भी नहीं है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट भी नहीं है। अच्छा। वो उसको कोई इख्तियार हासिल नहीं था कि आइन में तरमीम करती और आइन में बुनियादी जो नुक्ते हैं उनको तब्दील कर देती, आइन में स्ट्रक्चर तब्दील कर दिया। अब तो आइन का स्ट्रक्चर उन्होंने उखाड़ पिछाड़ के रख दिया है। तो जब तक कि ये दोनों तरमीम वापस नहीं हो जाती, तब तक मैं समझता हूँ पाकिस्तान में ना कोई आइनी डिस्पेंसेशन है और ना ही कोई अदलिया नाम की कोई चीज़ है। सर, आपने अक्टूबर 2024 में एक वकला तहरीक की बात की थी। आपने कहा था कि वकला तहरीक का आगाज़ किया जाएगा। 26th अमेंडमेंट के टाइम पे ये बात हुई थी कि उसको रिवर्स करने के लिए, और वो एक पाकिस्तान की तारीख जो है वो भी उसमें हम देखते हैं कि वकला तहरीक जो है उसका आगाज़ हुआ था। लेकिन अब अभी तक 26वीं के बाद 27वीं आईनी तरमीम भी हो चुकी है, बल्कि अब तो 28वीं की बात हो रही है। उस पर चले हम बाद में बात करते भी हैं। तो सर, वो वकला तहरीक का आगाज़ क्यों नहीं हो पाया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, या वकला की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ था उसको लेकर आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया? इसमें तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक नहीं है वकला की तहरीक से, वो वकला की तहरीक है। जी जी बिल्कुल। और वकला जो है वो आइन के सिपाही हैं और अदलिया के लिए हमेशा जदोजहद करते रहे हैं और करेंगे। और ये तहरीक का आगाज़ हो चुका है, चल रही है। आजकल इलेक्शन सीज़न था, इसलिए थोड़े से मामला स्लो थे नज़र आ रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि बड़ी तेज़ी से मामला आगे चलेंगे और वकला की तहरीक जो है वो जोर पकड़ेगी आने वाले दिनों में। जी सर, आपको लगता है कि ये वकला तहरीक जो है वो इतनी उसकी स्ट्रेंथ होगी कि वो ये जो जुडिशल मैटर्स हैं उन पे, या हम 26वीं आईनी तरमीम की बात करते हैं, यकीनी तौर पे अब तो 27वीं आईनी तरमीम की उस पर बात की जाएगी, तो वो रिवर्स हो सकती हैं या फिर मजीद आइंदा आने वाले दिनों के लिए कोई बेहतरी हो सकती है जुडिशल मैटर्स पे? देखिए, सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। आइन को अपनी असली शक्ल में बहाल करना, अदलिया को आज़ाद करना, दूसरे अदारों को भी आज़ाद करना, और ये इस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस जो है आइनी मामलात में इसको कम करना, सिविलियन सुपरमेसी लेके आना, ये सारे नुकात ऐसे हैं जो वकला के लिए हमेशा बुनियादी नुकात होते हैं और उसके लिए स्ट्रगल हमेशा करते हैं, अपने अंदाज से करते हैं और करते रहेंगे। और इस वक्त सारी वकला कम्युनिटी बारिंग चंद एक लोग जो कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं, उनको छोड़कर बाकी जितने वकला हैं वो इस बात पर बिल्कुल मुत्तफिक हैं कि ये 26वीं 27वीं तरमीम जो है ये गैर आइनी है और ऐसे ही पार्लियामेंट ने इसको वजूद में लेके आई है जिस पार्लियामेंट के पास कोई लेजिटिमेसी नहीं थी। वो तो आम कानून साजी की लेजिटिमेसी उनके पास नहीं है। आइन को तब्दील करना, आइन में अमेंडमेंट करना तो बहुत ही दूर की बात है। वो तो इवन जो लेजिटिमेट पार्लियामेंट है उसका भी फ़र्ज़ है कि उस पर डिलिब्रेशन करे, अवाम की राय ले और सारी वकला की राय ले
और फिर उसके बाद कुछ महीनों में जब तक लोगों की राय इकट्ठी ना हो जाए तब तक इस किस्म की आईनी अमेंडमेंट नहीं मूव हो सकती, जिस हमेशा से ऐसे होता रहा। और ये 26वीं और 27वीं तरमीम तो रात के अंधेरे में लाई गई है, ना ये मौजूदा हुकूमत को पता था उसका और ना ही किसी और को पता था, वो तो कहीं और से लाई गई है। और रातों रात लोगों के किसी के बच्चे उठा लिए, किसी को और धमकी दी, किसी को लालच दिया। जिस तरह वोटिंग करवाई गई है ये सारी कौम ने देखी है कि किस अंदाज से इस किस्म की तरमीम पास की गई है। इस किस्म की तरमीम को तरमीम कहा ही नहीं जा सकता, ये बुनियादी स्ट्रक्चर के ख़िलाफ़ है आइन के। आइन के स्ट्रक्चर में आइनी तरमीम जो है एक बहुत अहम उसका वो होती है, और उसको आम तौर पे एकदम बग़ैर डिबेट के, बग़ैर डिलिब्रेशंस के, बग़ैर आइनी कमेटी बनाए उस पर डिलिब्रेशन करने के ये कभी नहीं लाई जा सकती। ठीक है सर, इसमें आपका मुझे जो दो चीज़ें समझ आई, एक तो आपने चले एजेंडा बता दिया, मैं अपना सवाल रिपीट करती चलूं कि ये तो एजेंडा तो चले एक तरफ है, लेकिन आप क्या ये समझते हैं कि ये तहरीक जिसका आपने बताया कि आगाज़ हो चुका है, ये इतनी इफेक्टिव होगी कि हुकूमत जो है जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि ये तो तमाम तर ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं इन तमाम तर मामलात पे, तो फिर क्या ये गवर्नमेंट पे कोई प्रेशर बिल्डअप कर सकती है या फिर जुडिशरी पे व्हेन इट कम्स टू द जुडिशल मैटर्स? साथ ही मुझे ये बताइएगा, आपने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम जो वो है ही गैर आईनी, तो सर अब तो 28वीं की भी बात हो रही है, तो आपको लगता है कि अब 28वीं भी आएगी? इनसे कोई चीज़ भाई नहीं है, 28वीं 29वीं 30वीं जो चीज़ लिए है, क्योंकि रात के अंधेरे में ही लानी है ना इन्होंने। अच्छा, कौन सा लोगों के से डिबेट करके, लोगों की राय लेकर, बार एसोसिएशंस की राय लेकर, कि ये कोई किसी किस्म का जो तरीक़ाकार है दुनिया भर में राइज आइनी तरामीम को, उसको तो वो मानते ही नहीं, वो तो उस पर चलते ही नहीं है। ये तो कहीं और से बन के आती है, पता नहीं कौन इसको ड्राफ्ट करता है, और इतनी गलत ड्राफ्टिंग इसमें हुई है जिससे काम चलाना ही मुश्किल है, अदलिया के लिए इंटरप्रेट करना ही मुश्किल है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, जो भी स्ट्रक्चर है इस वक्त पाकिस्तान में, जिसको हम कहते हैं आइनी डिस्पेंसेशन, वो बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक डिक्टेटरशिप है। और पार्लियामेंट जो है इस वक्त एक पपेट का रोल प्ले कर रही है इस्टेब्लिशमेंट के सामने, और जो हुक्म उधर से आता है उस पर हाथ उठा दिए जाते हैं। कोई डिबेट, कोई बातचीत नहीं हो सकती, क्योंकि पीछे थ्रेट है, लालच है और पता नहीं क्या कुछ है। तो ये हालात ही नहीं जिसमें आईनी तरह में लाई जा सके। इसलिए जो गवर्नमेंट ही लेजिटिमेट ना हो, जो पार्लियामेंट के लिए इलेक्शंस ही डिस्प्यूटेड हों, जिनके जो फॉर्म 47 के तहत हारे हुए को जिताया गया हो, जीते हुए को हराया गया हो, ऐसी पार्लियामेंट को क्या इख्तियार हासिल है कि वो आईनी तरमीम करती फिरे। ठीक है सर, दूसरी तरफ मैं एक और मामला भी डिस्कस करना चाहूंगी। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर की तकर्री, अब तो ये मामला जो है वो सेनेट तक भी पहुंच आया, तकरीबन नाम जो है वो फाइनलाइज हो चुका है लामा राजा नासिर अब्बास साहब का। तो इसमें ये जो सियासी बसात है, इसमें नई हरकत को इसने जन्म दिया। सर, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ महमूद खान अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्री जो है ये समझती है कि बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस मामले के बाद सड़कों से पार्लियामान तक लाया जाएगा और पार्लिमानी सियासत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये वापसी होगी? देखिए, ये तो जो इसके लिए तहरीक में जो ज़रूरी मामलात होंगे वो यकीनी तौर पर अपोजिशन लीडर्स और पार्टी के और लोग, और वो पार्टीज़ भी जो कि हमारे साथ शामिल हैं, जो कि तहरीक इनको बचाने की तहरीक के हिस्सा हैं, वो सारे मिलकर इसको प्लान करेंगे और प्लान करके आगे लेके चलेंगे। सर, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको हुकूमत की तरफ से संजीदा समझती है? सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर की तकर्री हो गई, अपोजिशन लीडर की तकर्री नेशनल असम्बली में भी, और फिर इसके बाद मुज़ाकरात की तरफ क्या ये कंसिडर किया जाता है कि ये शायद कोई 2 स्टेप्स लिए गए हुकूमत की तरफ से? देखिए, तकर्री करना अपोजिशन लीडर की नेशनल असम्बली में या सेनेट में कोई एहसान नहीं है जी, ये एक फ़र्ज़ है उनका, आइनी फ़र्ज़ था जिसके ऊपर बड़े महीने ये बैठे रहे हैं। बल्कि इन्होंने, इनका अमल गैर आइनी था कि ये बावजूद इसके कि नॉमिनेट कर दिया था अपोजिशन ने कि जी यहाँ पर सेनेट में ये हमारे अपोजिशन लीडर होंगे और नेशनल असम्बली में वो होंगे, और इसके बावजूद इन्होंने महीनों इसके ऊपर वक्त ज़ाया किया, और वर्चुअली जो पार्लियामेंट थी वो इनकम्प्लीट थी। वो पार्लियामेंट ही क्या जिसमें लीडर अपोजिशन ना हो, तो इसलिए ये कोई उन्होंने एहसान नहीं किया। बाकी जहाँ तक बात है
कि उस पर कोई नेगोशिएशन होगी, वो देखा जाएगा जब ये पार्टीज यानी अपोजिशन जो है इस पर डिलिबरेट करेगी, फिर ही पता कह सकते हैं कि आगे मामलात कैसे चलेंगे। ठीक है सर, ये जो अपोजिशन लीडर नेशनल असम्बली जो महमूद खान अचकज़ई की जो तकर्री थी, इससे मुतालिक बहुत सी खबरें आई। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि इसका जो अप्रूवल है वो तो नवाज शरीफ से आया और महमूद खान से उनकी बात हुई, उसके बाद ये अप्रूवल आया। इससे पहले अगर देखा जाए तो स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा नहीं वो तो मेरा अप्रूवल ही था। इस पर आपकी क्या राय है सर? ये जो डिले था वो बहरहाल अगर उन्होंने कहा है तो उन्होंने यकीनी तौर पर उनकी कोई इन्फॉर्मेशन होगी, मेरी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं समझता हूँ कि किसी भी अपोजिशन लीडर को जो है उसके लिए जो गवर्नमेंट का यानी प्राइम मिनिस्टर का भाई है उसका कोई काम नहीं है कि बताना कि किसको अपोजिशन लीडर बनाया जाए पार्टी असेंबली में या सेनेट में। ये तो अपोजिशन का काम है। अपोजिशन ने तो बहुत अरसा पहले ही नॉमिनेट कर दिए थे दोनों। ये तो इन्होंने डिले किया है और डिले के पीछे क्या अवामिल थे ये ऐसा ऐसा पता चलेंगे, वरना कोई जवाब नहीं है। अगर उन्होंने कामरान ने ये बात कही है तो फिर उनकी इंफॉर्मेशन होगी, इनसाइड इंफॉर्मेशन होगी, उससे भी ये जाहिर होता है कि अमल जो था वो आइन के मुताबिक नहीं था। अच्छा। बल्कि उसके पीछे कोई एक्सटेनियस फैक्टर्स थे। वरना तो ये स्पीकर का और चेयरमैन का फ़र्ज़ है कि जब लीडर ऑफ द अपोजिशन की सीट खाली हो तो अपोजिशन के से जो नाम नॉमिनेट किए गए हों उन्हीं को लीडर ऑफ द अपोजिशन डिक्लेयर किया जाए। ठीक है सर, एक और असल इम्तिहान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो 8 फरवरी के मुजाहिरों और मुल्क गिर एहतजाज की जो कॉल दे रखी है उसके लिए भी है। सर अभी तक जो प्लान बताया गया है, वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी ने कहा कि 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा, लेकिन कोई लाए अमल कोई फ्रेमवर्क वो सामने नहीं आया। तो ये क्या मामला है? देखिए आ जाएगा, अभी कुछ दिन पड़े हैं। ठीक है सर, आपको लगता है कि जो हुकूमत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी इस एहतजाजी कॉल के साथ आगे जाने देगी? क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मफाहमत से ज़्यादा मज़ाहमत का रास्ता अपनाया और जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाहर निकली तो उनको उस तरह से एहतजाज करने नहीं दिया गया जिस तरह वो शायद करना चाहते थे। तो अब की बार क्या मुख्तलिफ होगा? मैं कोई स्पेकुलेट नहीं कर सकता, लेकिन जैसे आपने बात कहा बिल्कुल दुरुस्त है कि पिछले साल भी जो हमने देखा 26 नवंबर को जिस तरह से कत्ल गारत हुई है खुलेआम एक पुरअमन जुलूस में आने वालों के ख़िलाफ़, और जिस तरह उनके साथ बाद में उनकी लाशों का पता नहीं चला, अभी तक पता नहीं चल रहा कि कितने लोग शहीद हुए थे उस रात को। जब जो कुछ इनका अमल रहा है अगर उसको सामने रखें तो इनसे कुछ भी चीज़ की तवक्को हो सकती है, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए अपोजिशन के लिए कुछ भी लाए अमल तय कर सकते हैं जिसमें कि इंसानी जानों का ज़िया भी हो सकता है। तो बहरहाल हमारी अपोजिशन की और PTI की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है कि हम पुरअमन एहतजाज में बिलीव करते हैं। हम कोई लड़ाई झगड़ा या इस किस्म की चीज़ों में हम नहीं बिलीव करते। इस वक्त जो कुछ भी हुआ है वो PTI के साथ उसके पुरअमन जुलूस और पुरअमन मुजाहरे के ख़िलाफ़ एक बहुत जुल्म, ज़्यादती और जबर किया गया है और जिसके नतीजे में इतनी जानें ज़ाया हुई पिछले साल और भी मुख्तलिफ औक़ात पर। तो इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते कि ये जो मौजूदा सेटअप है ये उनका जो जुल्म है जो पिछले हम 2-2.5 साल से देख रहे हैं इसमें कोई कमी आएगी, ज़ाहिर तो नज़र कुछ ऐसा नहीं आता। ठीक है सर, आपने कहा कि हम एहतजाजी जो हमारा जो एहतजाज का प्लान है वो पुरअमन एहतजाज पे यकीन रखते हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बज़ाहिर कर नहीं पा रही है। सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी इस फिलॉसफी के साथ तो ज़रूर आगे जाती है कि एहतजाज करना है, लेकिन अगर दूसरी फिलॉसफी की तरफ आए मुज़ाकरात की बात, आपने ये भी कहा कि CBMs के तौर पर कंसिडर नहीं किया जा सकता जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं अपोजिशन लीडर्स की, क्योंकि वो एक आइनी अमल था, वो तो होना ही होना था। लेकिन सर अगर लेट्स से फॉर अ मिनट अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको एक CBM के तौर पर कंसिडर करे और मज़ाहमत से ज़्यादा मफाहमत की तरफ जाए, तो आपको नहीं लगता कि ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसके लिए? देखिए इन्होंने कोई भी मफाहमत वाला काम नहीं किया पिछले 2 सालों में। अगर हम देखें उनकी हुकूमत के जो तरीक़ाकार रहा है
उसमें जुल्म और जबर ही रहा है। उसमें कोई बात ऐसी नहीं है जो कि पुरअमन तरीके से या किसी सुलह सफाई से की जाए। जिस तरह से हमारी सीटों को, जो स्पेशल सीट्स थी ख़वातीन की या माइनॉरिटीज़ की, सारी असम्बलियों में जिस तरह हमसे चुराई गया है, जिस तरह से उन्होंने अदलिया में लोगों को लेके आए, जो कि एक अच्छा फ़ैसला हुआ था 12 मई 2024 को, उसको रिवर्स करवाया और किस अंदाज से करवाया, जो अपनी मर्ज़ी के जज का एक बना के सारे दुनिया भर के जो इस्टेब्लिश रिव्यू के कवानीन हैं उसकी ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए उन्होंने एक अच्छे फ़ैसले को सेट साइड इस साल करवाया। ये सारे अमल ये बता रहा है कि ये किसी तौर पर भी कोई जमहूरी और आइनी तरीका नहीं इख्तियार करना चाहते अपोजिशन के साथ बात करने का, बल्कि ये सिर्फ एक तरफा एक डिक्टेटोरियल माइंड रखते हुए ये अपनी मर्ज़ी करना चाहते हैं और चाहेंगे कि आइन भी उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चले, अदलिया भी उनकी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले दे और बाकी भी जो इंस्टीट्यूशन हैं वो उनके सामने बेबस और पपेट्स बन के रह जाए। सर, लास्टली मैं चाहूंगी कि मुझे आप इस पे भी कमेंट करें जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। आपने कहा कि आप ये एंटिसिपेट करते हैं कि 28th अमेंडमेंट भी आ सकती है, जिस तरह अगर हुकूमत अपनी कन्वीनियंस पे चाहे, जैसे 26th और 27th अमेंडमेंट की अकॉर्डिंग टू यू। तो सर, अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या आप ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो भी सकती है और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद शायद उनके खिलाफ घेरा तंग किया जाए, तो सर फिर उसके खिलाफ कोई तैयारी भी होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या वो नहीं है? देखिए, हमारा तो कंटिन्यूस प्रोटेस्ट चल रहा है 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ भी, 27वीं के ख़िलाफ़ भी, बल्कि हम समझते हैं कि ये हुकूमत ही जो है वो लेजिटिमेट नहीं है। जो 8 फरवरी को जिस तरह से इलेक्शन होने के बाद उसके नताइज को 8 और 9 की रात में तब्दील किया गया, ये सारी चीज़ें सबके सामने है, सारी कौम जानती, सारी कौम ने देखा। तो सर वो जो कॉन्टिन्यूस एक कोशिश, माजरत के साथ आपको इंटरप्ट किया, जो कॉन्टिन्यूस एक कोशिश चल रही है अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो सर 26th अमेंडमेंट हुई, उसके बाद 27th और अब 28 भी होने जा रही है बजाय जो बताया जा रहा है। तो सर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं ना कहीं पे तो कोई फ़ायदा देता हुआ नजर आना चाहिए था, कोई तो जो मूवमेंट है उनकी वो नतीजा खेज होनी चाहिए, तो फिर फ़ायदा क्यों नहीं मिल रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखिए, अभी तो 2 साल गुजरे हैं और इन था कि इस दौर में जुल्म ज़्यादती और आज तक हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, इंक्लूडिंग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी हैं और जो पाकिस्तान के सबसे हर्दल अजीज़ लीडर हैं इमरान खान, उन पर जो कुछ झूठे मुकदमात, बेबुनियाद मुकदमात बना के अपने मर्ज़ी के जजेस से अपनी मर्ज़ी के वर्डिक्ट्स लेकर जो ट्रीटमेंट हो रहा है, और फिर इसी तरह से जो हाई कोर्ट में सारी तब्दीलियां की गई ताकि कोई रिलीफ ना मिले, सुप्रीम कोर्ट को तोड़ दिया गया और एक अपनी मर्ज़ी की एक कोर्ट बना दी गई जिसमें सिर्फ अपने जो थे वो पपेट्स बिठा दिए हैं जो कि उनके इशारों पर फैसले करेंगे। इसके बाद और क्या आप कह सकते हैं, इससे ज़्यादा ज़्यादती और जुल्म क्या हो सकता है किसी एक पार्टी के साथ जो कि मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे हर्दल अजीज पार्टी और उसका लीडर है उसके साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया हामिद साहब आपका मुझे ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू हामिद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे वक्त एक ब्रेक शामिल करने का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और कराची का रुख करते हैं। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट। अभी रुख करेंगे कराची का, जहां पे इंतहाई अफसोसनाक और दिल को दहला देने वाला ये वाक़या ओवर द वीकेंड पेश आया। ये जो सानिया गुल प्लाजा है जिसमें 33 घंटे की तवील मुद्दत के बाद आग बुझाई गई, लेकिन अभी तक जो ऑपरेशन है वो मुकम्मल नहीं हुआ, ऑपरेशन जारी है। अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक एम ए जिन्ना रोड पर वाक़ इस प्लाजे में 14 अफराद से ज़ायद लोग जो है वो जाम बहक हुए, जबकि 22 से ज़्यादा लोग अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ख्मी हुए, जबकि 73 से ज़ायद अफराद अभी तक लापता हैं। एडिशनल आईजी कराची ने कहा कि इस आतिशज़दगी में तखरीब कारी के शवाहिद नहीं मिले, लेकिन माली और जानी नुकसान ताजिरों और शहरियों के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सानिया गुल प्लाजा न सिर्फ इमदादी कार्रवाइयों की ताख़ीर और इंतज़ामी नाकामी को उजागर करते हैं, बल्कि जो शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ होता है, जो इमारतों का मयार होता है, उस पर भी बहुत से
सवालात को भी ये जन्म देता है। मेयर कराची और सूबाई हुकूमत की जानिब से इमदादी इक़दामात और कूलिंग के अमल की निगरानी की जा रही है, जबकि मुतासिर अफराद को मुआवजा देने और तहकीकात के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों के ताउन ने भी का जो ताउन है उसकी भी यकीन दहानी करवाई जा रही है। तो ये वाकई एक बार हमें ये तो ज़रूर याद दिलाते हैं कि जो शहरी हिफाजत होती है, इंतज़ामी एक स्ट्रक्चर होता है, जो बुनियादी सहूलियात होती हैं उनकी फरहमी किसी भी बड़े शहर की सालमियत के लिए किस कदर अहम होते हैं। और फिर सिंध गवर्नमेंट बार बार इस चीज़ में लैग क्यों कर रही है? बार बार 2024 या 25 की मैं बात करूँ, ओवर 2000 इंसिडेंट्स इस तरह के पेश आए आतिज़दगी के, और ये छोटे पैमाने से लेके बड़े पैमाने तक के वाक़यात थे जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो ना सिर्फ अपने कारोबार खो बैठे, अपने घर खो बैठे, बल्कि जानी नुकसानात भी हुए। तो ये वाक़यात रिपीटेटिव एक मैनर में क्यों पेश आते जा रहे हैं? और ये जो कराची के तमाम तर मामलात हैं, इस पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में आगे जाके तो दीगर गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सैफुद्दीन साहब ने, जो कि नायब अमीर जमात इस्लामी कराची के। सैफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मुझे ये बताइएगा कि ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन मुझे मज़ीद अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ रहा है कि ये कोई पहला और अल्लाह करे आखिरी ही हो, लेकिन ये कोई पहला वाक़या नहीं, इससे भी ज़्यादा दर्दनाक वाक़यात जो हैं वो इससे पहले पेश आते रहे कराची में। इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कराची तो अब ऐसा शहर बन गया है जहाँ सानियात हैं, वाक़यात हैं, हादसात के बाद हादसात हैं, मुसलसल ये सिलसिला चल रहा है। आप देखिए, टैंकर हैं वो लोगों को कुचले चले जा रहे हैं, डंपर लोगों को मारे चले जा रहे हैं, डाकू हैं कराची भर में दंदनाते फिर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, उनसे मोबाइल उनकी जायदाद छीन रहे हैं, लोगों के घरों पे कब्जे हो रहे हैं। कराची का अजीब और गरीब शहर बन गया है। पिछले साल कराची में, सिर्फ कराची में 22,000 लोगों को कुत्तों ने काटा, और इस साल के शुरू के शहर सिर्फ 10 दिनों में इस साल के 850 लोगों को कुत्ते ने काटा। मतलब कराची में देखें लाकानूनियत की इंतहा है, कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई इदारा अपना काम नहीं कर रहा। अभी ये गुल प्लाजा का सानिया हो, ये भी देखें, ये इसने एक्सपोज किया ना, पूरे इस निज़ाम को एक्सपोज किया है कि जो इदारे हैं वो अपना काम ही नहीं कर रहे। ये तो एक गुल प्लाजा है ना, कराची में सैकड़ों और हजारों गुल प्लाजा इस बने हुए हैं कि जहाँ पर ना कोई ये रेस्क्यू का इंतजाम है, ना वहाँ पर कोई सेफ एग्जिट का, इमरजेंसी एग्जिट के इंतजाम हैं, ना कोई फायर फाइटिंग सिस्टम है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये है कि बिल्डिंगें बन गई हैं, इलीगल बनती चली जा रही हैं। जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, जिसकी असल जिम्मेदारी है कि बिल्डिंग को वो चेक करे। कराची बिल्डिंग एंड टाउन प्लानिंग रेगुलेशन है 2002 के, उसमें कैटेगरिकली हर चीज को तय किया गया है कि कोई बिल्डिंग बनेगी किस तरह बनेगी, क्या होगा, कितने फ्लोर बनेंगे, फायर फाइटिंग सिस्टम किस तरह होगा, और बाकायदा इमरजेंसी एग्जिट की सारी चीजें तय की गई हैं, ठीक है ना। लेकिन बिल्डिंग कंट्रोल का सिर्फ इस काम ये रह गया है कि कराची भर में वो एक माफिया की तरह इलीगल कंस्ट्रक्शन करा रहा है, जिसको कोई नहीं रोक सकता, कोई मिनिस्टर भी शायद नहीं रोक सकता, वज़ीर आला भी नहीं रोक सकता। तो इसकी वजह क्या है? शिकायत पहुंचा जी, इसकी वजह क्या है सर? इसकी वजह ये कि वो इतना बड़ा माफिया है, इतने भारी पैमाने पर रकूमात वो खर्च कर रहा है, और ये रकूमात न जाने कहाँ तक जा रही है कि लगता है कि हर आदमी इसके आगे बेबस है। मतलब कुछ भी आप कर लें, अदालत से आप स्टे लेकर आ जाएं, अदालत चले जाएं, मिनिस्टर के पास चले जाएं, कहीं शिकायत कर दें, वो बिल्डिंग जो बन रही है इलीगल वो रुक नहीं सकती। और कराची में हजारों और लाखों बिल्डिंगें बन रही हैं। ये गुल प्लाजा का भी यही मसला है। देखे ना, गुल प्लाजा है, उसमें 1000 कोई दुकानों की गुंजाइश थी, उसके बाद उसमें और 150 दुकानें बना दी, जिसमें रास्ते बंद कर दिए, खिड़कियां बंद कर दी, वेंटिलेशन का निजाम बंद कर दिया, एक उसको भूल भुलैया नुमा बना दिया। सर, इस वाकये की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो जमात इस्लामी है वो कहती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे आयद होती है। क्या आप भी यही समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे इसकी जिम्मेदारी आयद होती है? तो सर, कराची की एक बड़ी जमात इस्लामी भी तो है, फिर आपका क्या रोल है सर? जी, मैं बता रहा हूँ ना आपको, देखिए हमारा तो रोल ये है कि जब हमें कराची का निजाम मिला, हमने कराची के निजाम को बेहतरीन तरीके पे चलाया। 2 मरतबा अब्दुल सत्तार अफगानी साहब मेयर बने थे, बेहतरीन तरीके पे चलाया। 1 मरतबा निमतुल्लाह खान नाजिम थे, उनका दौर कराची का सुनहरी दौर है, सब लोगों को याद है ना। पीपल्स पार्टी 17 साल से यहाँ पर हुकूमत के अंदर है लगातार। किसी पाकिस्तान में किसी पार्टी को इतनी मजबूत हुकूमत नहीं मिली जिसके पास 17 साल हो, जिसके पास केएमसी पूरी मौजूद हो, तमाम डीएमसी मौजूद हो, पूरे निजाम, इख्तियार, वसाइल, पैसा, हर चीज मौजूद हो, जिसके पास भरपूर गुंजाइश हो कि भर्ती पे भर्तियां की जाए, जाली भर्तियां करे, असली भर्तियां करे, ट्रांसफर करे, भर दे करप्ट लोगों से लाकर
मतलब पूरे इख्तियार मौजूद हैं। ठीक। तो देखिए अब कराची में जो भी कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी तो उसी की है ना, और तो किसी की जिम्मेदारी हम ठहरा भी नहीं सकते। ठीक है। 17 साल में इन्होंने कराची को इस हाल में पहुंचा दिया कि जहाँ कराची रहने के लायक नहीं था, हर आदमी कराची से भागने की, जाने की सोच रहा है, जिसको मौका मिल रहा है वो चला जा रहा है कराची। ठीक है, चलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नादिर नबील गबोल ने हमें ज्वाइन किया, जो कि तर्जुमान है सिंध हुकूमत के, तो वो तो बेहतर बता सकते हैं। नादिर, बहुत शुक्रिया आपका मुझे वक्त देने के लिए। मेरे साथ सैफुद्दीन साहब मौजूद है, नायब अमीर जमात इस्लामी कराची के। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे ही सिर्फ इसकी जिम्मेदारी आयद होती है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको सिर्फ एक सानिया कह के पीछे हट रही है। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपकी जब मुसलसल वहां पे हुकूमत चल रही है, आप पे सबसे पहले जिम्मेदारी जाती है और इस जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करना चाहिए? देखिए, जाहिर सी बात है, जो हुकूमत होती है एंड में तो जिम्मेदारी उसी की होती है कि जो भी जिम्मेदार है, कसूरवार है, जिसकी भी गफलत है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जो मुतासरीन है उनकी इमदाद की जाए। तो उस जिम्मेदारी से हम पीछे नहीं हट रहे। मगर कुछ जिम्मेदारी जो दुकान, जो बिल्डिंग के मालकान है, जो इंतजामिया है, जो कि हर महीने 5,500 रुपए तसलसली से ले रहे थे, उनके ऊपर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि आप मेंटेनेंस की मद में आप पैसे ले रहे हो, वसूल कर रहे हो, रेंट ले रहे हो, मगर आप बेसिक जो फैसिलिटीज होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स या वेंटिलेशन, वो फराम नहीं करे। उसके अलावा जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, ये इंश्योर करना किसकी जिम्मेदारी है? ये इंश्योर करना किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, हम कानून बनाना हमारी जिम्मेदारी है, मगर देखिए हर बिल्डिंग में तो हम मौजूद नहीं हो सकते ना। हमारा चीफ मिनिस्टर या हमारा लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर या मेयर हर बिल्डिंग में आपके आगे रिप्रेजेंटेटिव जरूर मौजूद हैं। अगर कोई सेफ्टी सिस्टम्स किसी बिल्डिंग में वो कानून के मुताबिक इंप्लीमेंट नहीं हुए तो फिर उस बिल्डिंग को फौरी तौर पे बंद होना चाहिए। ऐसे क्यों होता है कि जब हम कोई एंटिसिपेटरी बिल्डिंग बंद भी करते हैं, हम जो गुजारिश करते हैं कि ऑपोजिशन को चाहिए कि हमारा साथ दे। हमारा मकसद ये है कि जब इस तरह के खुदा न खासा सानिया पेश आए और हम जो जिम्मेदार है उनको सजा देना चाहें, या उससे पहले ऐसी ट्रेजेडी होने से पहले ही जब हम जाते हैं ऐसे बिल्डिंग्स में जहां पे सेफ्टी रेगुलेशंस फॉलो नहीं हो रही, उनको बंद कराते हैं, तो सबसे पहले जो अपोजिशन की पार्टीज हैं वो उसको अपने पॉलिटिकल पॉइंट्स खोलने के लिए यूज करते हैं कि लोगों का रोजगार छीन लिया, दुकानें बंद कर दी, लोगों के मुंह से नवाला छीन लिया। फिर मीडिया वाले भी अनफॉर्चुनेटली साथ देते हैं ऐसे दुकानदारों का। ये पॉइंट आपका वैलिड है, ये पॉइंट आपका वैलिड है। सैफ साहब के पास में लेके चलती हूँ। सैफ साहब, वो ये कह रहे हैं कि जब हम अगर कोई एंटिसिपेटरी स्टेप लेने की कोशिश करते हैं, जब कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं हो रहे होते, तब भी आप लोगों की तरफ से रुकावटें डाली जाती हैं। देखिए, कुछ भी नहीं करते, कुछ करने की कोशिश तो करें, इनकी कोई उम्मीद ना, इनमें करने की कोई अर्ज है, ना कोई विजन है इनका, ना कोई प्लानिंग है, ना प्रोग्राम है। अच्छा। इनका तो पूरा का पूरा निजाम करप्शन पर मबनी है ना। देखिए, इससे पहले आरजी प्लाजा में आग लगी थी, गुलिस्तान जौहर में, इसी तरह कोऑपरेटिव मार्केट में आग लगी थी, पूरी कितनी 500 दुकानें जल गई थी, बोल्टन मार्केट में आग लगी थी, जगह जगह आग लग रही है। देखिए, अभी भी ये क्या होगा, मैं आपको बता दूं कि अभी ये गुल प्लाजा में आग लगी है ना, अब इनका जो स्टाफ है नीचे का, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, फायर फाइटिंग वाले हैं वो, या सिविल डिफेंस वाले हैं, वो नीचे जाएंगे, उनके इंस्पेक्टर्स लोगों को धमकियां देंगे, उनसे पैसे लेंगे और सिर्फ रेट बढ़ जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। देखिए, इनका हम किस चीज में साथ दें, कहते हैं साथ दें, इनका हम करप्शन में साथ दें, लूटमार में साथ दें, बदनवानी में साथ दें, बद इंतजामी, क्योंकि इनके पास तो यही कुछ है। ये तो पूरे 17 साल में इन्होंने साबित कर दिया ना। मेयर कराची, जो कराची के मेयर बने हुए हैं, अब वो विलन बन गए हैं कराची के लोगों के लिए। आप अंदाजा कीजिए ना, बच्चे गटरों में गिर रहे हैं, वो उसको तस्लीम करने वो तैयार नहीं है कि मेरी जिम्मेदारी है। गटर खुले पड़े हैं, गटर बह रहे हैं, सड़कें, वो किसी चीज को भी तस्लीम नहीं कर रहे हैं। वो मजाक कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, बदजुबानी कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जाकर चंद ईंटें लगा देते हैं कहीं गली में, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो खड़े होकर। इसी तरीके से गुल प्लाजा में देखे ना, आग लगी 23 घंटे के बाद आए, उससे पहले इस्लामाबाद में घूमते रहे, कॉफी शॉप के अंदर बैठे हुए। मतलब जब एक मेयर, इसको आपने मेयर मुसल्लत कर दिया और उसकी जगह नहीं बनती थी, उसको आपने बगैर वोटों के बेईमानी करके, धांधली करके मेयर बना दिया, तो भाई अपना काम भी तो करे। हमने तो 10 मरतबा पेशकश की है। आप देखिए, सारे इख्तलाफात के बावजूद हम इनके मिनिस्टर से ही मिलते हैं, मेयर से भी मिलते हैं, मुस्तकिल तजावीज पेश करते हैं, लेकिन हमें तो ये नजर आता है ना कि उन तजावीज से अमल ही नहीं होता। हम जो बात कहते हैं उसका उल्टा असर नजर आता है। हम बताते हैं कि किस तरीके से मामला चल रहे हैं, वाटर बोर्ड में किस तरीके से एक माफिया सिस्टम चल रहा है, हम टैंकर माफिया की निशानदेही करते हैं, हम तो डाकुओं की, चोरों की, कातलों की, हर चीज की निशानदेही इनको कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कुत्ते किस तरह लोगों को काट रहे हैं। भाई किसी की, आप बताइए कि मेयर साहब को 2.5 साल हो गए मेयर बने हुए, वो एक दफा भी टाउन चेयरमैनों के साथ मीटिंग नहीं कर सके। 25 टाउन है जिसमें पीपल्स पार्टी के भी है, जमात इस्लामी, पीटीआई, सबके टाउन है,
एक मीटिंग जिस आदमी का ये आलम हो, वो इस तरीके से शहर को चला रहा हो, कभी भी वो जो यूनियन कमेटीज हैं, कौंसिल के मेंबरान है, अपोजिशन है, उनके साथ बैठने को तैयार नहीं होते। बारिशें आती ठीक। हैं, आफतें आती हैं, ठीक है। सैलाब आ जाते हैं कराची में, किसी चीज में वो मशवरा नहीं करते। उनको मशवरा दो, वो उसको तनकीद समझते हैं, हमेशा वो उल्टी बात कर रहे होते हैं। अब इन लोगों का तो ये कहना शुरू हो गया है कि कराची का मुकाबला पाकिस्तान के शहरों से नहीं है, बल्कि दुनिया के उन शहरों से है जो बहुत तरक्की याफ्ता हैं। तो मुझे बताइए ना, जो इस तरह का मसखरापन कर रहे हो, जिनके इतनी गैर संजीदगी हो, कराची के लोगों के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो, जिनको पता ही ना होगा कराची की साल में, अब वो उसके बाद मतलब ये कह रहे हैं जी हमसे ताउन नहीं करते। भाई किससे ताउन करें आपके साथ? ठीक है, इस पे आपका पॉइंट आ गया। नादिर, मुझे ये भी बताइएगा कि जो आपका डिपार्टमेंट होता है, जो कि आग से चले ये वाकयात पेश आ रहे हैं, उसके डिफरेंट फैक्टर्स हमारे पास हैं, लेकिन ये वाकया पेश आने के बाद हमने खुद बहुत से रिप्रेजेंटेटिव्स को ये कहते सुना कि हमारे पास तो वसाइल की कमी है। अब वसाइल की कमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पे ही आती है। वहां पे बाउजर्स हो गए, स्नैकल्स हो गए, उनकी तादाद आपको लगता है अभी तक जो बजट अलॉट होता है उसके बाद ये काफ़ी है कराची जैसे बड़े शहर और जितनी आबादी है उसके लिए जितने सेंटर्स हैं वो काफ़ी हैं, या उनको जो मशीनरी दी गई है वो काफ़ी है टेक्निकली अगर बात की जाए तो? देखिए, इस पर्टिकुलर केस में तो बेसिक जो फायर सेफ्टी रेगुलेशन फॉलो नहीं है। जहाँ तक बाउजर्स का टॉपिक है, वो भी बिल्कुल आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि कराची बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पे मजीद फायर हाइड्रेंट्स और बाउजर्स और फायर इंजन होने की जरूरत है, और इसके लिए हमें फंड्स की दरकार है। हमने ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्पेंडिंग की है इस फील्ड में, इमरजेंसी रिलीफ सर्विसेज में, मगर हमें वफाक की तरफ से सपोर्ट की जरूरत है। जहाँ पे कराची शहर है, नादिर, ये 2 अरब का बजट है ना जो कि सिर्फ इसके लिए अलॉट हुआ था, ऐसे ही है? जी, 2 अरब का बजट था, उसके थ्रू आई थिंक 44 फायर जो इंजन है वो फराम किए गए थे। एक फायर इंजन वो अच्छा खासा महंगा होता है, वो कोई नॉर्मल ट्रक नहीं होता है, वो बहुत स्पेशलाइज उसमें इक्विपमेंट होती है। मजीद खरीदने के लिए हमें मजीद फंड दरकार होंगे, बट अभी गुजारिश ये है मेरी कि अभी एक ऑन गोइंग रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी हमारी इस वक्त पूरी जो तवज्जो है वो लोगों को जो इस वक्त भी फंसे हुए होंगे इस बिल्डिंग के अंदर, उनको बाहिफाजत दरियाफ्त करना है। इसके बाद ऑलरेडी सीएम साहब ने तो इन्वेस्टिगेशन कमेटी तश्कील दी गई है, जिसके अंदर खुद ट्रेड यूनियंस के नुमाइंदगान, चेंबर के नुमाइंदगान सब मौजूद है, और इंशाल्लाह इसके बाद आप देखेंगे कि जो भी इसके कसूरवार होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। बेशक अगर वो लोकल गवर्नमेंट का कोई इदारे का कोई अफसर ना हो या कोई और आला अहदेदारा ना हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जैसे अभी माजी में लियारी के अंदर एक बिल्डिंग गिरी थी, उसके बाद DGSBCA को सजा दी गई थी, अफसरान थे उनको जेल किया गया। तो इसमें भी किसी को भी हम जो है बरी-ओ-ज़मा नहीं होने देंगे, एंड वी विल गेट टू द बॉटम ऑफ दिस। ठीक है, ठीक है। सैफ साहब, आपको नादिर की आवाज़ तो ज़रूर सुनाई दे रही है, उसमें समझ आया कि नादिर की ये मानना है कि जो इनकी जमात है वो इस पर ज़रूर काम करेगी, लेकिन आपकी तरफ से अगर मैं ये पूछूं कि जमात इस्लामी की क्या राय है कि क्या करना चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि ये जो मामलात हैं, ख़ास तौर पर आतिशज़दगी के ये वाक़यात, ये कम हो जाएं? देखिए, बात ये है कि जो हमारा फायर ब्रिगेड का और रेस्क्यू का इदारा है ना, उसको देखिए, जो दुनिया का स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, उसमें हर 1 लाख आबादी पर एक फायर स्टेशन होना चाहिए, और इतने दूर पर फायर स्टेशन होना चाहिए कि वो 3 से 5 मिनट के अंदर अपनी जगह पहुंच जाए। पूरी कराची में इस वक्त 350 फायर स्टेशन की जरूरत है, ठीक है ना? यहाँ पर सिर्फ 28 है, 1600 एम्प्लॉइज है, उसमें से भी 400 रिटायर हो चुके हैं। ये कह रहे हैं फायर टेंडर फराम कर दिए। भाई कितने फायर टेंडर? आप बताइए, कराची भर के फायर टेंडर्स मिलकर, नेवी के फायर टेंडर्स मिलकर, KP के फायर टेंडर्स मिलकर एक बिल्डिंग की आग नहीं बुझा पा रहे। अल्लाह न करे कराची में अगर 1-2 वाकयात और हो जाए इस तरह के, तो ये क्या करेंगे? मतलब कराची इतना बड़ा शहर है, उसके हवाले से इंतजाम करें। देखिए, तो अरबों खरबों रुपए लगाने की बात करते हैं ना, इनके पास 3,500 अरब रुपए का बजट सिर्फ इस साल का है कि MUCT का टैक्स ले रहे हैं ये लोग के इलेक्ट्रिक के बिलों में, फायर टैक्स भी उसमें शामिल है, कई अरब रुपए उसके अंदर जमा हो रहे हैं। आप बताइए ना, खर्चा कितना हो रहा है? जो बेचारे आते हैं, इनके जो फायरमैन आते हैं, उनके पास मास्क मौजूद नहीं है, उनके पास क्या कहते हैं सिलेंडर मौजूद नहीं है, वो किस तरह काम करेंगे? उनके पास जो एक गाड़ी आई थी जिसके दरवाजे ही दोनों गायब थे। फिर जो बाउजर इनके पहुंचे, वो बाउजर पहुंचे तो पानी खत्म हो गया, फिर टैंकर था तो टैंकर नहीं पहुंच रहा था। देखिए, आग तो बड़ी इस वजह से ना, अगर जहां पर लगी थी वहां बुझा दी जाती। इसी तरह ये हर दफा ये कहते हैं हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। भाई, RG प्लाजा में आग लगी थी, इतना बड़ा सानिया हुआ था, उसके बाद आपने क्या किया?
कोऑपरेटिव मार्केट में आग लगी थी, 500 दुकानें जल गई थी, उसके बाद आपने क्यों नहीं किया? बोल्टर मार्केट में आग लगी थी, उसके बाद आपने क्यों नहीं किया? करते तो नहीं है ना, अभी भी वही बिल्कुल। आप पुराने अखबार निकाल के देख लें, 100% वही वाली बातें दोबारा दोहरा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, कमेटी बन गई है और ये हो गया और इंक्वायरी कराएंगे और सजा देंगे। क्या सजा देंगे यार? आपने 8 बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के चीफ तब्दील कर दिए। आप कराची में एक बिल्डिंग इलीगल रुकवा नहीं सकते, कोई काम नहीं कर सकते, इतनी बड़ी बड़ी सरपरस्ती है। ये इंतहाई अफसोसनाक है अगर ऐसे। जी, भुट्टो साहब इस्लामाबाद में अपना ख्वाब सुना रहे थे, जब शायद जागे होंगे तो उनको पता लगा होगा मैं शायद कोई और बातें कर रहा था। मतलब ख्वाब की बातें करते हैं, किस दुनिया के अंदर रहते हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। कराची के लोग जिस हाल में रह रहे हैं, इनसे हम लोग झोलियां फैला फैला के दुआ कर रहे हैं इनके जाने की, अल्लाह ताला इनसे हमारी जान छुड़ा दे। कराची को जिस हाल को इन्होंने पहुंचा दिया है, कराची पूरे पाकिस्तान को चला रहे हैं और ये कराची को नहीं चला पाते। ठीक है, बहुत शुक्रिया सैफ साहब आपका मुझे ज्वाइन करने के लिए। नादिर गबोल आपका बहुत शुक्रिया करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जावेद कुरैशी साहब, जो कि सदन है ऑल पाकिस्तान ट्रेडर एसोसिएशन सिंध के। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सर, ट्रेडर्स की जो राय है, मैं चाहती थी कि वो भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। मुझे ये बताइएगा कि ट्रेडर एसोसिएशन इस इतने बड़े साने का जिम्मेदार किसको समझती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका, आपने अपने प्रोग्राम में हमें मुझे मदऊ किया और ताजिर बिरादरी का मौक़िफ़ जानने के लिए। देखिए, जिम्मेदारी तो इसके अंदर KMC और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सिंध की बनती है, लेकिन अफसोस है कि कल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने एक बयानिया बनाने की कोशिश की, ये सारा इल्ज़ाम ताजिरों पे थोप दिया जाता है। अच्छा। ये जो इदारे हैं, ये इदारे, इनका काम क्या है? अफसोस है कि हमारे यहाँ लोग हमारे शहीद हो गए, अरबों रुपए का हमारा माल और असबाब जलकर तबाह हो गया, बजाय मरहम रखने के वो हमारे ऊपर नमकपाशी कर रहे हैं। लेकिन इन्हें शर्म आनी चाहिए, इस किस्म की गुफ्तगू करने से इन्हें परहेज करना चाहिए। लेकिन इससे पहले भी बोल्डन मार्केट, टेम्बर मार्केट, बल्दिया टाउन, आज तक किसी को भी कोई सजा नहीं मिली। और मुझे यकीन है गुल प्लाजा का वाकया भी, ये गवर्नमेंट किसी को भी कसूरवार ठहराएगी नहीं और उन्हें उसी तरीके से बरोजिम्मा कर देगी जैसे उनका कुछ भी नहीं था। अब देखें, एक फाइव फाइटर शहीद हुआ, लोग वहां शहीद हुए, हमारे दुकानदार, उनके साथ वो उन शौदों के साथ हमारी तमाम ताजिर बिरादरी खड़ी है। लेकिन आज CM साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर कहा कि हम 1 करोड़ रुपया जो शौदा हैं उनको हम देंगे, लेकिन उन्होंने जख्मी के लिए कोई ऐलान नहीं किया। कंपल्सरी की बात जरूर की है, लेकिन उनके लिए कोई भी उन्होंने इमदाद का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया। ये एक लॉलीपॉप दी जाती है कि मामला आज सिंध गवर्नमेंट, मैं तो अभी भी ये कह रहा हूं कि आपके चैनल से पहले भी एक सूबाई मिनिस्टर साहब थे मेरे सामने, तो उनके पास अब कोई जवाब नहीं है। जो उन्होंने कल से एक झूठा बयानिया बनाया था वो जमीन बोस हो चुका है, उस बयानिए में उनका कुछ भी उनके हाथ में नहीं है। सर, अभी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया था नादिर गबोल साहब ने, माजरत के साथ आपको इंटरप्ट किया। नादिर गबोल साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है सिंध गवर्नमेंट के, उन्होंने कहा कि जब हम कोई रूल्स की इंप्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं, लेट्स से अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं कि बिल्डिंग्स के अंदर सिक्योरिटी सिस्टम होना चाहिए, तो उस पर ताजर जो है या जो दुकानदार है वो हमसे हमारी बात ही नहीं मानते हैं। और जब हम इंप्लीमेंटेशन के लिए जाते हैं, अगर कोई बिल्डिंग वगैरह बंद करते हैं तो ये एहतजाज करने के लिए निकल आते हैं। इस वजह से हम लोग जो है इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पाते। ये एक झूठ का बयानिया उन्होंने, मैंने आपसे कहा ना, कल से उन्होंने बनाया हुआ है। अच्छा। कभी ये कहते हैं कि 60 लाख रुपया इस मार्केट से जो आ रहा था वो ताजरों की जेब में जाता है मेंटेनेंस के नाम पर। मैं ये पूछना चाहता हूं, कबूल साहब होते ऑन ईयर होते तो मैं उनसे जरूर 2-4 बातें पूछ लेता। उन्हें खुद उनके हकीकत का नहीं पता है, जरूर वो एडवाइजर होंगे CM साहब के। लेकिन ये मुझे बात बताएं, ये इम्प्लीमेंट किसने करवाना है? मीडिया ने करवाना है या ताजरों ने? इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट के इदारों ने करवाना है। वो इदारे कहाँ हैं आज? मुझे आप बताएं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में बगैर पैसों के, बगैर सिफारिश के आपका कोई भी मैप पास हो जाएगा? नामुमकिन है। मुझे ये बताया जाए, एक बंदे का DG का ट्रांसफर CM साहब कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ये आपको और मुझे भी पता है। लेकिन इल्जाम तराशी ना करें खुदारा, आप लोगों को बरहम रखें उनके जख्मों पर। आज आप पूरा कराची सोग में डूबा हुआ है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, ताजिर बिरादरी सोग में है। जावेद साहब, इसका हल क्या है? इसका हल क्या है? लेकिन आज यह है, देखे, इसका हल सिर्फ और सिर्फ यही है कि आइंदा आने वाले हादसा से बचा जाए और जो एक फायर जो सेफ्टी है वो उन जगहों पे होनी चाहिए। और कोई
जो प्लाजा में कोई वायलेशन होती है तो इदारों को हरकत में आ जाना चाहिए। उसमें हमने तो कभी नहीं एहतजाज नहीं किया, हमने कभी रोड नहीं ब्लॉक किया, हम तो हमेशा और सर इदारा इतना कमजोर नहीं होता, इतना कमजोर नहीं होता कि वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए अगर अब मैं आपको बताता हूँ केएमसी पर मंथ हमसे कमर्शियल के तौर पे कराची सिटी की बात कर रहा हूँ जी सर कि 3 अरब से ज्यादा का वो टैक्स वसूल कर लिए। अच्छा। वो किनकी जेब में जा रहा है? वो बिजली के बिलों में के इलेक्ट्रिक के बिलों में तो वो रिकवरी कर रहे हैं, ये अपने घरों में पैसा जा रहा है। अवाम की फलाह बहबूद, ताजिर की फलाह बहबूद के लिए कोई पैसा, कोई खर्च 1 रुपया भी नहीं हो रहा। ये कहते हैं जी अच्छा मुझे एक बात बताई जाए कि गाड़ियों में पानी की कमी जब हुई फायर ब्रिगेड की, क्या ये ताजिरों ने पानी पी लिया? क्या उनके पास डीजल नहीं था? वो कहाँ गया? अच्छा। इनके पास इतना नाकिस निजाम है जो 50 साल पुराना है, इनके पास कोई जदीद ट्रेनिंग नहीं है, इनके साथ पुराने आलात इंस्ट्रूमेंट जो है जो इन्हें पता ही नहीं है कि आज ये आग अब तो खुद ब खुद ही बुझ जानी थी, इसमें इतना पानी जाया करने की भी जरूरत नहीं थी। अब बचा क्या है उसमें? अब जो लोग इंसानी जाने जो अपने प्यारों को मैसेज कर कर कह रहे हैं कि मुझे माफ कर दिया जाए, हम चारों तरफ से आग में घिरे हुए हैं, हमें रेस्क्यू कर लिया जाए, एक फर्द को उन्होंने रेस्क्यू नहीं किया। होता है इससे बड़ी नाअहली क्या हो सकती है? क्या ताजिरों ने रेस्क्यू करना था बात है? क्या ये इदारे ये रेस्क्यू ये 11 22 इन्होंने बनाया है? तो मुझे बताएं ये किस काम का है? हम जब सर फायर ब्रिगेड का अमला, अगर आप मेरी तस्हीह करते चलें, जो सिंध गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि वो तो फौरन पहुंच गया था, जबकि हमें ये बताया, ये रिपोर्ट्स भी सामने आई थी कि वो तो 1.5 घंटे की ताखीर के बाद पहुंचा था। सर ट्रेडर्स की क्या राय है? देखें बिल्कुल बिल्कुल ये मैंने आपसे कहा ये झूठी बयानी के ऊपर सिंध गवर्नमेंट चल रही है। अच्छा। वहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लेट आई हैं और लेट आने के बाद उनके पास रात को 2 या 3 बजे पानी भी खत्म हो गया था। अब मुझे बताएं कि एक गुल प्लाजा तो बहुत छोटी जगह है, कराची में इससे कई गुना बड़ी इमारतें मौजूद हैं। खुदा न करे वहां कोई हादसा पेश आ जाता तो वो आग कैसे बुझाई जाती थी? ठीक है, कैसे जाती? लेकिन इसके अंदर हमारी पाक अफवाज के दस्ते, नेवी, सिंध पुलिस और बिलखुसूस सिंध रेंजर्स को हम सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने आकर ये रेस्क्यू का काम किया। इनके बस का रोग नहीं था, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। पाक अफवाज के किरदार को अफसर आते हैं। बहुत शुक्रिया। माजरत के साथ सर मेरे पास जी सर माजरत के साथ मेरे पास वक्त की कमी है, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। बहुत शुक्रिया आपका मुझे ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी, वक्त की कमी की वजह से मुझे जावेद साहब को खुदाफिज कहना पड़ा। लेकिन अफसोसनाक ये जहाँ पे हुकूमतें कई सालों से कई दिहाइयों से चलती आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद इतनी बेसिक सिक्योरिटी एक आम पाकिस्तानी को नहीं मिली कि वो अपनी ज़िंदगी, वो अगर किसी मॉल में जाता है तो वो अपनी ज़िंदगी को सिक्योर समझे। अगर वो अपने घर पर बैठे तो खुदा ना ख्वास्ता उसको ये डर ना हो कि मेरे सर के ऊपर जो छत मुझे सिक्योर करने के लिए थी वो मेरे ऊपर ही गिर के मेरी जान जो है वो ले सकती है। या अगर वो सड़क पे चल रहा है तो उसको ये डर होगा कि वो कोई गटर का ढक्कन खुला होगा और वो उस गटर के अंदर गिर ना जाए। ये बेसिक सिक्योरिटी आज तक कराची, जो कि पाकिस्तान का बिजनेस हब है, ये वो शहर है जो कि जिसको रोशनियों का शहर कहा जाता है, आज तक उस शहर को ये बेसिक सिक्योरिटी नहीं मिल सकी। तो इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? जब हम सवाल पूछते हैं तो एक जमात दूसरे पे डालती है, एक इदारा दूसरे इदारे पे डालता है। लेकिन अब टाइम आ चुका है जहां पे हमें इस ब्लेम गेम से निकल के इस तरफ आना पड़ेगा कि असल जो मसाइल हैं, क्या उनमें बदउनवानी सबसे बड़ी वजह है या दीगर तमाम तर मसाइल हैं? क्या कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाती इदारों के अंदर? क्या हम टेक्निकली इतना इंप्रूव नहीं कर पाए 2026 में भी आके, जहां पे बेसिक सिक्योरिटी एक आम पाकिस्तानी को प्रोवाइड की जा सके? इन तमाम तर मसाइल का हल क्या है? आई थिंक कि अब इस पे बात होनी चाहिए और बहुत स्ट्रिक्टली बात होनी चाहिए। जो भी इदारे, जो भी शख्सियात जिम्मेदार हैं, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि किसी की भी जान इतनी आम और इतनी बेवकत नहीं होती कि आपको एकदम से ये जो एक आपको ये खौफ रहे हमेशा कि आपकी लाइफ किसी भी टाइम चली जा सकती है और किसी इस हादसे की वजह से जा सकती है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।